नमस्कार, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल दुनिया ज्ञान की में और उम्मीद है आपको यह प्रयास पसंद आएगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले हम हिंदुस्तान के सबसे अहम हिस्से से शुरुआत करते हैं। कहते हैं हिंदुस्तान का दिल जो है वो गाँव में बसता है और गाँव में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? एक है लोकल सेल्फ गवर्नेंस। उसके कॉन्सेप्ट पे ही बात करते हैं, फिर आगे और जानकारी को बढ़ाएँगे। लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो होती है वो डिस्ट्रिक्ट या उसके नीचे के लेवल के लिए होती है और ये सबसे ज़्यादा करीब मानी जाती है लोगों के। गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के पर्सपेक्टिव में लोगों के सबसे ज़्यादा करीब प्रोसेस ये है। इसमें 2 इम्पॉर्टेंट मैटर्स हैं जिसकी वजह से इसको क्लोज़ेस्ट कहा जाता है। एक कि ये अज़म्पशन का माना गया है, ये लोग मानते हैं कि जो लोकल नॉलेज है, लोगों का जो इंटरेस्ट है, उसको अच्छे से कैटर कर पाता है इस तरह का लोकल गवर्नेंस जो है, पंचायती राज सिस्टम जो है। दूसरी चीज़ जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि जो लोकल लोग हैं, जो गाँव के लोग हैं, वो अपने कंसर्न्स को रेज़ कर सकते हैं पंचायती राज सिस्टम में सभाओं के द्वारा, समितिज़ के द्वारा और वो वहाँ पे प्रॉब्लम पे डिस्कशन कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, सॉल्यूशंस के ऑप्शंस ढूँढ सकते हैं और साथ के साथ वो ओवरऑल डिसीज़न मेकिंग का हिस्सा ज़्यादा बड़े लेवल पे बन पाते, ज़्यादा करीबी से बन पाते हैं। अब थोड़ा-सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को समझ लेते हैं जल्दी से। तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में एंशिएंट में 3 पार्ट हैं। एक है ग्रामिनी। ग्रामिनी बेसिकली क्या है? वो एक इम्पॉर्टेंट विलेज फंक्शनरी होता था वैदिक पीरियड में। दूसरा सभा होता था जो एग्रीकल्चरल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए असेंबली बनाई जाती थी, उसको सभा बोलते थे। समिति बनती थी जुडिशरी पावर को डिस्कस करने के लिए, ठीक है? फिर मेडिएवल में 2 चीज़ें हुई। एक जो हुआ कि जो सेंट्रलाइज़ होने लग गया लीडरशिप काफ़ी हद तक। इसकी वजह से जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट बॉडीज़ थी वो डिक्लाइन होने लग गई। लेकिन फिर भी विलेज कम्युनिटीज़ एक्सिस्ट करती थी, ठीक है? ब्रिटिश टाइम पे काफ़ी सारी चीज़ें आई थी। का कुछ रेगुलेशंस आए थे, कुछ रिज़ॉल्यूशंस आए थे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनने लग गया था, राइट? तो अगर हम पहले से शुरुआत करें तो एक रेगुलेशन ऑफ 1816 आया था, जिसमें बोला गया था कि कुछ जो प्रोविंसेस है गाँव के उनमें गाँव पंचायतों में जुडिशियल अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा आया था मायोज़ रिज़ॉल्यूशन 1870। इसमें कहा गया कि लोकल इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने की ज़रूरत है और उसको कैसे करें? तो उनको थोड़ा पावर देना चाहिए, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए, जो गवर्नमेंट हमारे लोकल बॉडीज़ है, जो इंस्टीट्यूशंस है गाँव के लेवल पे उनको। तीसरा आया था बंगाल विलेज चौकीदारी एक्ट 1870। इसमें बोला गया था कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो होता है उसको हमें और एम्पावर करना चाहिए जिससे वो हर गांव में या जिस भी गांव में चाहे एनी विलेज कहीं भी पंचायत सेटअप कर सके। एक आया था रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको और बेहतर जो लोग जानते हैं वो है लॉर्ड रेपन्स रिजोल्यूशन 1882 के नाम से, ठीक है? इसमें बेसिकली बात की गई थी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के लिए ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया, जो पहले पूरा टाइम पे भारत में चल रहा था उसके बेसिस पे ये लॉर्ड रिपन के रिजोल्यूशन में था। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया था 1909 में, जो 1907 का रॉयल कमीशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पे बेस्ड था। इसमें बात की गई थी इलेक्शन प्रोसेस को एनलार्ज करने की, बढ़ाने की, जिसके द्वारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया जो है वो काफ़ी बड़ा हो, वो अच्छे से स्टैब्लिश हो सके, तो इसको रेकमेंड किया गया था उसके तहत, ठीक है? और उसके बाद आया था लास्ट में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड्स रिफॉर्म्स इन 1990। इसमें डायरकी सिस्टम आया था। डायरकी सिस्टम क्या होता है? पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होना, लोअर हाउस, अपर हाउस, ठीक है? राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है? इसमें लोकल बॉडीज़ के जो लोकल गवर्नमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो मिनिस्टर्स को ट्रांसफ़र कर दी गई थी, उनको दे दी गई थी। एक बार टाइमलाइन को और सुन लेते हैं, इसमें 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आएँगे। तो मेजर जो सबसे पहले शुरू हुआ था, जो खास था वो 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिज़ॉल्यूशन ऑफ 1882 आया था। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिज़ॉल्यूशंस आया था। फिर आगे बढ़ते 1938 में ऑन द एक्सपेरिमेंट हुआ था। 1940 में आर्टिकल 40 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात की गई थी। 1957 में एक कमिटी आई थी जिसको बोलते हैं बलवंत राय कमेटी। अब ये कमेटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस कमेटी के बाद राजस्थान को इंडिया का फर्स्ट ऐसा स्टेट माना गया जहाँ पे पंचायती राज अडॉप्ट हुआ था।
नागौर जिले में पहली बार बना था। 1985 में जीवीके राव कमेटी आई थी। 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी थी। 1992 में, जैसा हमें लास्ट पता है, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। इसमें से कुछ को और थोड़ा डिटेल से समझते हैं कि इसमें और क्या पॉइंट्स है, कैसे बेसिकली इवॉल्व कैसे हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 40 के तहत आया था। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि स्टेट लिस्ट में के तौर पे इसको लोकल गवर्नमेंट को रखा गया था, ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर। और इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आपको पता ही 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में दिया गया था। बलवंत राय कमेटी में बात हुई थी कि राजस्थान जो है वो पहला ऐसा राज्य बना, जैसा मैंने बताया था, और इस कमेटी ने रेकमेंड किया था एक ऐसा स्कीम जिसको डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन बोला जाए, जिसमें 3 सिस्टम जो टियर सिस्टम है उसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाए विलेज लेवल पे। अशोक मेहता की कमेटी में क्या फर्क था, वो चाह रहे थे कि 2 टियर पीआरआई सब कमेटी बने, जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड मंडल पंचायत बिलो इट। वो 3 की जगह 2 चाहते थे। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, न्याय पंचायत को रिकमेंड किया गया था, ठीक है। फिर जीवी की कमेटी में बात हुई थी कि हमारा जो डेवलपमेंटल रोल है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, उसको कम कर देना चाहिए और ज़्यादा रोल देना चाहिए पीआरआई मेंबर्स को। और उन्होंने ये भी कहा था एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर का पोस्ट हमें क्रिएट करना चाहिए। एलएम सिंघवी की कमेटी ने बोला था कि पीआरआई को और एनर्जाइज करने की ज़रूरत है और पावर देने की ज़रूरत है फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने कहा था इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की ज़रूरत है पीआरआई को अंडर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये पास कब हुआ था, 20 अप्रैल 1992 में, और उसको असेंट किया गया था 20 अप्रैल 1993 में। और 24 अप्रैल को हर साल हम पंचायती राज डे सेलिब्रेट करते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोल ऑफ पीआरआई डेमोक्रेसी में कैसे है, तो उनके क्या क्या पॉइंट्स है उसको देखते हैं। एक तो पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनेबल कर सके, वो लीडरशिप के रोल में आ सके। अब जब स्टेट या सेंटर में देखते हैं तो हमारे पास सर्टेन नंबर्स हैं, उस पर हर किसी को मौका मिलना मुश्किल है, लेकिन विलेज लेवल पे इट गेट्स मच ईजियर, है ना, ब्लॉक लेवल पे इट गेट्स मच ईजियर। तो बात की गई थी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम कैसे इनेबल कर सके, वो लीडर्स बन सके। विमेन एम्पावरमेंट की बात की गई थी, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर द विमेन कैंडिडेट। फिर ये भी बात की गई थी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेसेस को स्ट्रेंथन कैसे किया जाए, उसको लेके क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटिव डिबेट्स के थ्रू, कैसे हम अदर हायर इंस्टीट्यूशंस पे काम कर सकते हैं, इसके थ्रू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और साथ साथ लोकल डिमांड्स को कैसे हम वॉइस दे सकते हैं, इसके ऊपर हमने पहले भी थोड़ी बात की है, राइट। एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी। टोटल ऑलमोस्ट 29 फंक्शंस हैं जो पीआरआई में आता है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में आते। उनमें से कुछ की खास अगर बात करें तो रूरल सैनिटेशन, पब्लिक हेल्थ, स्ट्रीट लाइटिंग, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मेंटेनेंस ऑफ विलेज रोड्स, मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये सारी चीज़ें पंचायती राज बॉडी ही कैरी करती है। और खासकर हायरार्की को हम तोड़ सके, लोकल लोगों का जो इंटरेस्ट है, जो कास्ट बेस्ड सिचुएशंस आती है, जो क्लासेस होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, और ये सब होते हुए भी सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है, कैसे हमें कॉमन अंडरस्टैंडिंग तक पहुंच सके इन सारे मुद्दों में, ठीक है। अब एक जो अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा खास है वो क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो उसका थोड़ा ओवरव्यू समझते हैं, उनके कंपलसरी प्रोविज़न क्या थे और वॉलंटियर बेस पे क्या थे। तो कंपलसरी में आता है ग्राम सभा जो है वो ऑर्गेनाइज करना ही करना है, ठीक है। दूसरा 3 टियर पंचायत सिस्टम होगा, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी की बात नहीं मानी जाएगी, 2 टियर नहीं 3 टियर होगा। उसके अलावा डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे, नॉट नॉमिनेटेड, नॉट सिलेक्टेड, डायरेक्ट इलेक्शन विल बी कंडक्टेड फॉर द मेंबर्स, राइट। मिनिमम एज कितना होगा कॉन्टेस्ट करने का, कौन इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है इस इलेक्शन के लिए, 21 ईयर्स एज मिनिमम होगा। उसके अलावा SC ST के लिए पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स रिजर्व की जाएगी, सेम विमेन के लिए भी सीट रिजर्व होगी। उसके बाद बात की गई थी स्टेट इलेक्शन कमेटी का क्रिएशन होगा, स्टेट फाइनेंस कमेटी का भी क्रिएशन होगा, ये सब मैंडेटरी था। वॉलंटियर बेसिस पे क्या था, वोटिंग राइट्स देना MLAs MPs और उनकी बॉडीज़ को, बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देना, PRI को फाइनेंशियल पावर देना, और साथ साथ 11th शेड्यूल के तहत फंक्शंस को और ज़्यादा बढ़ाना, उनको डिसेंट्रलाइज करना, ठीक है।
जैसे स्टेट का, सेंटर का जो रोल था वो धीरे-धीरे फिर अब पंचायती राज के पास भी आ गया। जैसे आपने देखा सेकेंडरी और प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेट्रा। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में अगर हम और बात करें तो कुछ चेंजेस आए थे, है ना? 70 ये हमने जैसे बात की थी 11th शेड्यूल के तहत 29 फंक्शनल आइटम्स ऐड किए गए थे पंचायत में, ठीक है? और 9th जो पार्ट था वो ऐड हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में फॉर 73rd अमेंडमेंट एक्ट। मेजर कुछ फीचर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पे ये बात करते हैं। 3 टियर पंचायती राज सिस्टम किन स्टेट्स में हो सकता है? हर उस स्टेट में होगा जहाँ का पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है। 20 लाख से अगर कम किसी स्टेट का पॉपुलेशन है तो वहाँ पे नहीं होगा। सॉरी, पंचायत जो है वो